हेलो बच्चों, कल का वीडियो आपने देखा था। उसमें कुछ टॉपिक जो थे वो लास्ट के वो कुछ अधूरे रह गए थे क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए वो इस वीडियो में अपन उसको पूरा करेंगे। अपन का लास्ट टॉपिक चल रहा था असंजनन, एपोमिक्सिस, जिसमें बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, भ्रूण का निर्माण होता है। जिसमें भ्रूण नहीं बनता, डायरेक्ट पौधा उग जाता है, वो अलैंगिक जनन की कायिक विधि के अंतर्गत आता है, असंजनन में नहीं। ठीक है, तो तीन प्रकार का था। अनावर्ती, जिसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन तो होता है, और 4 अगुणित गुरु बीजाणु भी बनते हैं। उसमें से केवल एक विकसित होकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है, और उसका जो अंड कोशिका होती है वो भ्रूण में बदल जाती है, अगुणित ही। ठीक है ना, तो भ्रूण में कैसे होते हैं, अगुणित। दूसरा था आवर्ती, जिसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही भ्रूण कोश में बदल जाती है। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका तो पहले से ही द्विगुणित थी, तो जाहिर सी बात है जो भ्रूण बनेगा वो भी द्विगुणित होगा। और तीसरा है अपस्थानिक भ्रूण, जब भ्रूण कोश के अलावा बीजांड की किसी अन्य कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उसे बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक है ना, जैसा नींबू और आम में देखने को मिलता है। ये वाला टॉपिक इसमें आपके है नहीं, इसको आप मत देखिएगा। उसके बाद है असंजनन का महत्व। असंजनन द्वारा प्राप्त पादप मात्र कोशिका के क्लोन होते हैं। क्लोन मतलब बिल्कुल हूबहू कैरेक्टर वाले, उनकी आनुवंशिक, उनकी जीनी संरचना, उनके जो लक्षण है, बाह्य लक्षण, जैसे कि अगर गुलाब का फूल है तो वो जिस रंग का है सेम टू सेम उसी रंग के गुलाब आएंगे। अगर बड़े आकार का कोई फल है तो उसमें बड़े आकार के ही फल आएंगे, मतलब कोई लक्षण बदलने की संभावना नहीं होती। तो इसलिए इसको ऐसे लक्षण वाले क्या कहलाते हैं, क्लोन। इसके द्वारा जो लाभदायक लक्षण होते हैं उनको फसली पादपों में लंबे समय तक बनाया रखा जा सकता है। ठीक है ना, लंबे समय तक। फसलों के अंदर कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए मोटे मक्का वाला कोई पादप है, अगर हम चाहते हैं कि इसका बीज हमेशा मोटा रहे तो इस विधि द्वारा हम उसको लगातार कई वर्षों तक इस गुण को हम रख सकते हैं। इसके द्वारा संकर बीज उत्पादन को सरल बनाया जा सकता है। संकर बीज होते हैं ना, जहाँ पर 2 अलग अलग लक्षणों को उनके डीएनए को मिलाकर, उनके जीन को मिलाकर जो नया बीज बनाया जाता है वो संकर बीज कहलाते हैं। तो इस विधि द्वारा उस संकर बीज को हम कई वर्षों तक उस कैरेक्टर को बनाए रख सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा मक्का के अंदर शंकर मक्का बोलते हैं। शंकर नहीं, संकर होती है वो, उसका आम बोलचाल में शंकर नाम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया असंजनन। अब दूसरा टॉपिक है अपना बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता नाम में ही इसका परिभाषा छुपी हुई है। देखिए आप, बहु यानी कि बहुत सारे, और भ्रूणता यानी कि भ्रूण का बनना। सिंपली अपन जानते हैं कि एक बीजांड में एक ही भ्रूण बनता है, लेकिन कभी कभी एक से अधिक भ्रूण भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी घटना ही क्या कहलाती है, बहुभ्रूणता। ठीक है बच्चों, तो अनावर्त बीजी पादप जो होते हैं, जैसे कि साइकस, पाइनस और भी बहुत सारे, उनमें यह लक्षण एक सामान्य लक्षण है, बहुभ्रूणता का होना। क्योंकि उसके जो बीज होते हैं वो फसल के बीज थोड़ी है, खाने पीने के काम में तो आता नहीं है, ज़्यादा सजावटी सामान होते हैं। कुछ बीजों से औषधियाँ बनाई जाती है उसके। लेकिन आवर्त बीजी जो पौधे होते हैं, जैसे कि हमारा जो भोजन है वो सब, जितने भी हम भोजन में बीज खाते हैं, आवर्त बीजियों पौधों में यह कुछ ही पौधों में पाई जाती है बहुभ्रूणता, सब में नहीं होती। जैसे कि नींबू में, संतरे में, तंबाकू में। सबसे पहले बहुभ्रूणता का जो अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था ल्यूवेनहॉक। 1719 में उन्होंने इसके बारे में बताया था। संतरे में सबसे पहले उन्होंने बताया था। तो बहुभ्रूणता आप समझ गए ना, एक से अधिक भ्रूण का बनना बहुभ्रूणता कहलाता है। अब अपन करते हैं उसका वर्गीकरण। आखिर ऐसा होता कैसे है, कौन सी ऐसी कंडीशन होती है कि बहुभ्रूणता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ब्राने ने 1859 में बहुभ्रूणता को 4 भागों में बांटा था। किसने, ब्राने ने। 1859
1859 में, 1859 में बहुभ्रूणता को 4 भागों में बांटा। पहला है विदलन बहुभ्रूणता। ठीक है, अगर आप विदलन की परिभाषा जानते हैं तो आप इसके बारे में भी अच्छी तरह समझ जाएंगे। विदलन क्या है? 11वीं क्लास में भी अपन ने पढ़ा था। विदलन होता है जब भ्रूण का विकसित होना शुरू होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? युग्मनज। फिर उसमें खांच बनती है, यानी कि उसका विभाजन होता है। तो 1 से 2 होते हैं, फिर 2 से 4 होते हैं, फिर 4 से 8 होते हैं। तो इस प्रकार ये जो कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है विभाजनों के द्वारा, वो प्रत्येक विभाजन क्या कहलाता है? विदलन। यानी कि संपूर्ण प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? विदलन। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बहुभ्रूणता उत्पन्न कब होती है? देखिए, इसके अंतर्गत युग्मनज का विखंडन और विदलन 2 या 2 से अधिक खंडों या टुकड़ों में हो जाता है तथा प्रत्येक खंड विकसित होकर स्वतंत्र भ्रूण का निर्माण कर लेता है। अब ये भी अपन ने पढ़ा था विदलन भ्रूण के विकास के दौरान कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 करते हुए एक ही बीज बना था। लेकिन ऐसा नहीं होता कुछ कुछ पौधों में, जैसे कि इसमें उदाहरण में इसमें क्या होता है कि जो विदलन होता है और विदलन से 2, 4, 6, 8, 16 ये जो सेल्स बनती है, ये सभी सेल्स एक बीज नहीं बनाती, एक भ्रूण नहीं बनाती, बल्कि सभी सेल्स अलग अलग भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसा बहुभ्रूणता जब हम देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे विदलन। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रही है ना आपके? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाओं की संख्या बढ़ी। लेकिन इस कोशिकाओं की संख्या क्यों बढ़ती है? एक ही बीज को विकसित करने के लिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, जितनी भी सेल्स बनती है वो सभी सेल्स विकसित होकर अलग अलग भ्रूणों का निर्माण कर लेती है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं बहुभ्रूणता। ठीक है बच्चों, ऐसा किसमें देखने को मिलता है? लिलिएसी कुल के सदस्य इरिथ्रोनियम अमेरिकाना, उसमें देखने को मिलता है ये। ठीक है ना बच्चों, लिलिएसी कुल के सदस्य इरिथ्रोनियम अमेरिकाना। उसके बाद है दूसरा भ्रूण कोश में। भ्रूण कोश जानते हैं ना आप? बार बार बताना पड़ता है आपको। देखिए, ये है भ्रूण कोश बीच का, 3 ऊपर, एक बीच में, 2 केंद्रक वाली और 3 नीचे, बीच वाली अंड कोशिका, दूसरी सहायक कोशिका। तो भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अलावा, यानी कि ये जो बीच की सेल्स है जिससे कि अंड विकसित होता है, भ्रूण बनता है, इसके अलावा अगर किसी अन्य कोशिका से भ्रूण की उत्पत्ति, तब भी बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। ठीक है, पता है क्यों? जैसे कि मान लीजिए ये देखिए आप, प्रतिमुखी सेल्स 3 है, अगर इनके द्वारा भ्रूण का निर्माण होगा तो 3 भ्रूण बन जाएंगे। प्रतिमुखी कोशिकाओं द्वारा यदि भ्रूण का निर्माण होता है तो वह अगुणित अनिषेचित भ्रूण होगा, और यदि ध्रुवीय कोशिका द्वारा भ्रूण का निर्माण होगा तो उसे द्विगुणित भ्रूण बनेगा। सहायक कोशिकाओं द्वारा भ्रूण का निर्माण बहुत कम होता है, ये देखा गया है ना? समझ में आपको? तीसरा आता है भ्रूण कोश के बाहर। ठीक है ना, भ्रूण कोश के बाहर, ये भ्रूण कोश, ये इसके बाहर, इसको बोलते हैं अपन कायिक कोशिका। भ्रूण कोश के बाहर किसी अन्य द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास। भ्रूण कोश के बाहर स्थित बीजांड काय, अध्यावरण आदि की कोशिका सक्रिय होकर भ्रूण का निर्माण कर लेती है। ऐसे भ्रूण अपस्थानिक भ्रूण कहलाते हैं। ये तो अपन ने भी पहले भी पढ़ा था, सिट्रस, नींबू, संतरा, जामुन इत्यादि इसमें है ना। उसके बाद है बीजांड में 1 से अधिक भ्रूण कोश का विकास। कुछ आवर्त बीजी पादपों के बीजांड में 1 से अधिक भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। वैसे तो एक ही भ्रूण कोश होता है एक बीजांड में, लेकिन कभी कभी 1 से अधिक भी बन जाते हैं। किसमें? आवर्त बीजी पादपों में। तथा प्रत्येक भ्रूण कोश में अंड कोशिका निश्चित होकर भ्रूण का निर्माण कर लेती है। एक ही बीजांड में बहुत सारे भ्रूण कोश, ये एक भ्रूण कोश, ऐसे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक मान लीजिए 5 भ्रूण कोश हो गए, तो एक बीजांड में 5 भ्रूण बन जाएंगे। प्रत्येक भ्रूण कोश में अंड कोशिका निश्चित होकर भ्रूण का निर्माण कर लेती है, जिससे एक बीजांड में 1 से अधिक भ्रूण बन जाते हैं। उदाहरण केजुराइना, मोन्टीना, सोलेनम, मेंजांजिला। ठीक है बच्चों, उसके बाद है बहुभ्रूणता का महत्व। इसका कुछ खास इसके महत्व भी है अगर ऐसा हो जाता है। तो पहला है बीजांड काय भ्रूणों से विकसित पादप के सभी लक्षण मात्र कोशिका के समान होते हैं। अगर कोई भ्रूण बीजांड काय से विकसित होगा, ठीक है ना, बीजांड काय, ये भ्रूण कोश के अलावा ये जो कोशिकाएं होती है क्या कहलाती है? बीजांड काय विकसित होगा तो उसमें पादप के सभी लक्षण मात्र पादप के समान होंगे, क्योंकि ये कायिक कोशिका होती है।
दूसरा है बहुपुरुषता से पादप पौधे अधिक ओज से भरे होते हैं, ठीक है ना। अधिक ओज मतलब उसके अंदर अधिक खाद्य पदार्थ होगा, अधिक उसके अंदर अनेक जो भी हम चाहते हैं मिनरल, खनिज, लवण वगैरह, वो सब इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तीसरा है बीजांडकाय भ्रूण रोग मुक्त व स्वस्थ होते हैं तथा इनके क्लोनों से अपस्थानिक भ्रूण तैयार किए जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो उसी पादप का है स्वयं का। अगर वो पादप रोगग्रस्त है, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए वो बिल्कुल स्वस्थ है, अब कोई दूसरे पादप का परागकण आएगा तो हो सकता है वो रोगग्रस्त हो, तो रोगग्रस्त पादप ही भ्रूण ही उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बीजांडकाय से ही भ्रूण बनेगा तो वो तो उसी पादप की है और वो पादप स्वस्थ है, तो उसमें भ्रूण रोग मुक्त रहेगा, गारंटी होती है, स्वस्थ होते हैं। इनके क्लोनों से अपस्थानिक भ्रूण तैयार किए जाते हैं। उसके बाद है बीजांडकाय भ्रूण जब अंकुरित होता है तो इसमें मुसला मूल होती है तथा इसका मूल तंत्र कलम से प्राप्त पौधों की तुलना में अधिक विकसित होता है। समझ में आई बात। बीजांडकाय से जो भ्रूण बनेगा उसको हम जब जमीन में लगाएंगे तो उससे कौन सी जड़ बनेगी, मुसला मूल, और इसका जो मूल तंत्र होता है वो कलम से प्राप्त पौधों की तुलना में अधिक विकसित होता है। कलम होती है ना, टहनी तोड़ के जमीन में लगा देना, पेड़ उग जाता है, तो उसकी जड़, और इस प्रकार से जो भ्रूण उत्पन्न होगा उसकी जड़ों में ये वाला भ्रूण ज्यादा अच्छा मूल तंत्र वाला होगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपना जो लेसन नंबर 2 था ये पूरा हो गया है। अभी कुछ टॉपिक अगर इसमें रह गए हो तो मैं देखता हूँ एक सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये अपना लेसन नंबर 2 पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अगर कुछ टॉपिक्स में आपको कुछ डाउट्स है तो वह आप ज़रूर पूछिएगा, कमेंट्स बॉक्स में आप अपने जवाब लिख दीजिएगा, मैं उसकी सॉल्यूशन करके आपको ज़रूर भेजूँगा। एक बार अगर अपन इस पूरे लेसन का रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और जो डाउट्स बीच में अगर आ रहे हैं थोड़े बहुत तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो अपन इसको स्टार्ट से पढ़ते हैं। लेसन का नाम था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादप पुष्प में पाई जाने वाली लैंगिक संरचना जो कि नर जन्नांग और मादा जन्नांग के रूप में होती है। नर जन्नांग के रूप में हमने परागकोश होते हैं और मादा जन्नांग के रूप में जायांग होता है। परागकोश के अंदर छोटे छोटे से परागकण बनते हैं। परागकण की संरचना अपन ने पढ़ी है। इसके अंदर 2 आवरण होते हैं, बाह्य और अंत्य। सबसे खास बात, बाह्य आवरण में स्पोरोपोलिन होता है जो इसको नष्ट होने से बचाता है, इसकी मदद करता है, ठीक है। और अंत्य आवरण में जनन छिद्र होते हैं। कुछ स्थानों पर स्पोरोपोलिन नहीं होता, उन स्थानों को बोलते हैं जनन छिद्र, वहां से ही पराग नलिका बनती है, ठीक है ना। इसमें 2 विभाजन होते हैं, कायिक कोशिका, जनन कोशिका। कायिक कोशिका से जो पराग नलिका बनती है, जनन कोशिका के अंदर विभाजन होता है जिससे 2 केंद्रक बनते हैं जिसको हम बोलते हैं नर युग्मक, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है हमारा परागकोश की पुंकेसर की संरचना, जिसके अंदर एक लंबी सी संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं तंतु, यानी कि पूरा पुतंतु। और उसके शीर्ष भाग पर एक कोष्ठ होता है द्विपाली वाला, 2 पालियों से बना, उसको बोलते हैं परागकोश। जब हम उनके अनुप्रस्थ काट कर अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि उन परागकोशों में भी हर एक कोष्ठ में 2 पाली है या हर पाली में 2 कोष्ठ है, तो टोटल मिला के 4 कोष्ठ हो जाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं 4 कक्ष। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जैसे कि मालवेसी कुल का भिंडी और कपास में एक ही पाली होती है, एक पाली में एक ही कोष्ठ होता है, तो कुल 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर परागकोश की संरचना थी जिसमें हमने आपको बताया था कि ये 2 भागों से मिलकर बनी होती है, परागकोश भित्ति और बीजाणु ऊतक। ये जो भित्ति होती है चारों तरफ, जिसमें सबसे बाहर को बोलते हैं हम बाह्य त्वचा, उसके बाद अंतस्थिसियम यानी कि हाइपोडर्मिस, उसके बाद है अपना मध्यकाय और फिर है टेपिटम, ठीक है ना। 4 स्तर होते हैं। टेपिटम का काम होता है जो बीच के जो बीजाणु जनन ऊतक होता है उनको अपना पोषण प्रदान करना, और फिर उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं। मध्यकाय भी पोषण प्रदान करते करते नष्ट हो जाता है, सिर्फ ये 2 ही बचते हैं। अंत में इसमें भी क्या होता है, मध्यकाय के अंदर ये आर्द्रता ग्राही होती है, पानी अवशोषित करती है, ये भी पानी अवशोषित करना बंद कर देती है और सूख जाती है, तो बाह्य त्वचा होती है उसमें दरार चल जाती है। वो दरार की वजह से ये परागकोश जो होते हैं ये फट जाते हैं और परागकण इसमें से बाहर आने लगते हैं, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद है अपना, ये तो संरचना थी इसकी,
मादा जनन, मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है ना। पुष्प के अंदर ये वाला आप जो भाग देखते हैं इसको बोलते हैं जायांग। इसका सबसे ऊपरी भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, बीच का भाग कहलाता है वर्तिका जो इसकी गर्दन होती है, और नीचे का फूला हुआ भाग कहलाता है अंडाशय, ठीक है ना। ये पूरी संरचना कहलाती है जायांग। ये पुष्प के सबसे बीच में स्थित होती है, मध्य में। अब हम अगर इसको अनुप्रस्थ काट को काटते हैं तो हमें ये इस तरीके से दिखाई देता है। ये कोष्ठ बने हुए चेंबर है, इन चेंबर में आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, बीजांड। इस एक बीजांड का चित्र ये है बड़ा, ठीक है। ये एक बीजांड है, इसके ये लंबा सा व्रंत है, इसको बोलते हैं बीजांड व्रंत। जहां से ये इससे इसके बीच का भाग नाभिका, ये बीजांड द्वार, इसके जस्ट अपोजिट भाग वाला कहलाता है निभाग। ये जो बीच में संरचना दिखाई दे रही है गोल गोल, इसमें 3 ऊपर से का, बीच में एक और नीचे 3, ये कहलाती है भ्रूणकोश, ठीक है। ये भ्रूणकोश कहलाती है। इसमें सबसे ऊपर की 3 कोशिकाएं कहलाती है प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिविन्यासित कोशिकाएं, जिनका काम होता है केवल पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करना। बीच की कोशिका जो होती है सहायक, इसको बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका, 2 केंद्रक होने की वजह से इसको द्विगुणित कहा जाता है। तीसरी है हमारा समुच्चय, वो है अंड कोशिका, बीच वाली बड़ी, और उसके दोनों तरफ सहायक कोशिका है। और इसके यहाँ पर जो ये आवरण के बीच में एक जगह है, रास्ता है, इसको बोलते हैं बीजाणु द्वार। पराग नलिका जब आती है तो वो इसी बीजाणु द्वार में यहीं से प्रवेश करती है, ठीक है ना बच्चों। तो ये इसकी संरचना हो गई। इसका विकास कैसे होता है, इसके बीजांड, इसका भ्रूणकोश का, तो आप देखिएगा एक कोशिका है, ये बीजांड काय की कोशिका है, ठीक है ना। ये वाली कोशिका, ये जो आप दिखाई दे रहा है भ्रूणकोश के बाहर की ये जो सेल्स है, छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स होती हैं यहाँ पर, इनमें से ये पहले पूरा इसी से भरा हुआ होता है, फिर एक कोशिका इसमें से परिपक्व होकर अपना आकार को बड़ा करती है। तो वो कैसे चलता है ना परिपक्वन, ये ध्रुवीय कोशिका होती है, इसमें अस्त्र विभाजन होता है, 4 सेल्स बनती है, 4 में से केवल एक ही सक्रिय होती है, विकसित होती है, और 3 नष्ट हो जाती है। इसमें केंद्रक विभाजन होता है, 2 केंद्रक बनते हैं, दोनों किनारों पर चले जाते हैं, किनारों पर फिर इनके अंदर विभाजन होता है, 2 केंद्रक बन जाते हैं, फिर इनमें फिर विभाजन होता है, तो 4 केंद्रक हो जाते हैं, 4 में से 3 तो वहीं जम जाते हैं, और एक बीच में आ जाता है। तो बीच में आने के बाद ये आपस में एक चारों तरफ आवरण बन जाता है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय काय, ध्रुवीय कोशिका। और ऊपर की 3 सेल्स कहलाती है प्रतिमुखी कोशिका, और नीचे की 3 अंड समुच्चय, इसमें बीच की कोशिका अंड और दूसरी तरफ सहायक कोशिका है। तो इस प्रकार से इसका विकास होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाइए अपना परागण। परागण होता है पराग कोशिका, पराग कण जो बनते हैं उनका परिपक्व होकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण, ठीक है ना। 2 प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। अगर पराग कण जो होते हैं वो स्वयं के पुष्प के वर्तिकाग्र पर ही पहुंचते हैं, या उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्वपरागण। इस आधार पर यह भी 2 प्रकार का होता है, स्वयुग्मन जब अपने ही पुष्प पे हो, और सजात पुष्पी जब उसी पादप के दूसरे पुष्प पे हो, ठीक है ना। इसमें कुछ अनुकूलन भी होते हैं जिसकी वजह से स्वपरागण की क्रिया सफल होती है। जैसे पहला है उभयलिंगता, यानी पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, उसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों होने चाहिए, तभी स्वपरागण होगा। दूसरा है समकाल पक्वता, यानी उन दोनों के परिपक्वन होने का समय भी समान होना चाहिए। तीसरा है अनुन्मीलियता, यानी कुछ ऐसे फूल होते हैं जो कि भद्दे होते हैं, इनमें कलर नहीं होता है और हमेशा बंद रहते हैं, खिलते भी नहीं है, तो उनमें हमेशा स्वपरागण ही होता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर परागकोश परिपक्व होकर परागकण बना लेते हैं और अपने ही पुष्प के वर्तिकाग्र को पहुंचा देते हैं। तीसरा आता है हमारा परपरागण। अगला परपरागण, जब पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे बोलते हैं परपरागण। इसके लिए कोई माध्यम की जरूरत होती है, वो माध्यम होते हैं या तो वायु या जल या कीट, ठीक है ना। इनके लिए अनुकूलन है एक लिंगता, पुष्प एक लिंगी होगा तो परपरागण होगा। भिन्न काल पक्वता, अगर पुष्प द्विलिंगी है तो उनमें जो नर युग्मक और मादा युग्मक है, यानी कि परागकोश और जायांग के परिपक्व होने का समय अलग अलग होना चाहिए। स्वबंध्यता, अगर कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि पुष्प के जो परागकोश होते हैं, परागकण होते हैं, वो वर्तिकाग्र पर पहुंच ही नहीं पाते, अपने आप ही कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है, तो उसको हम बोलते हैं स्वबंध्यता। और हरकोगेमी प्राकृतिक अवरुद्धता, जब प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध के कारण स्वपरागण नहीं होता है। जैसे केरीफ्लेसी कुल के पौधों की पुष्प वर्तिका और पुंकेसर की लंबाई अलग अलग होती है, यानी कि परागकोश तो बहुत छोटे होते हैं और जायांग बहुत लंबा होता है, जैसे कि ये बताया था मैंने आपको, तो ये यहाँ पहुंच ही नहीं सकते, तो इसको बोलते हैं हरकोगेमी, ठीक है ना। उसके बाद है अपना परपरागण की विधियां हैं, जिसमें कि वायु द्वारा, अजैविक कारक के अंदर वायु द्वारा, जल द्वारा, जैविक कारकों के अंदर कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, चमगादड़ द्वारा,
परपरागण अनिश्चित, ये अपने सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आता है पराग स्त्री के पारस्परिक क्रिया, जिसमें जो पराग कण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वहां पहुंचकर वो जल, खाद्य पदार्थ, कैल्शियम, प्रोटीन, शर्करा आदि अवशोषित करके अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है ना। और अंकुरण के बाद अंत्यचोल से जनन छिद्र द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका पेक्टिनेज एंजाइम स्रावित करती है, जिससे कि वर्तिका की जो सेल्स होती है वो नष्ट होती जाती है और पराग नलिका को आगे बढ़ने के लिए जगह मिल जाती है। अब मैं सब ये एक साथ रिवीजन कर रहा हूँ, तो बच्चे आप लोगों को ज़रूर बोरियत महसूस हो रही होगी। अब इकट्ठा अपन जब एक साथ पूरे लेसन का अध्ययन करेंगे तो वो तो बोरियत वाला तो लगेगा ही, इसलिए तो आपको छोटे छोटे वीडियो बना के आपको डाले थे। ठीक है। निषेचन, निषेचन में क्या होता है, 4 कंडीशन होती है। पहले तो परागकण यहाँ पहुँचते हैं, दूसरी में परागकण की पराग नलिका बनती है, पराग नलिका बाद इसके बाद ये पराग नलिका से केंद्रक आते हैं और भ्रूणकोश में चले जाते हैं। दो निषेचन होते हैं। एक तो नर केंद्रक इस अंड कोशिका से मिलता है और बनाता है द्विगुणित युग्मनज, और एक नर केंद्रक इस द्विगुणित ध्रुवीय कोशिका से मिलता है और बनाता है त्रिगुणित भ्रूणपोष। ठीक है ना। तो निषेचन के बाद सबसे पहली घटना होती है भ्रूणपोष। 3 प्रकार के होते हैं भ्रूणपोष। केंद्रकीय अगर केंद्रक वाले हैं, कोशिकीय अगर उनके चारों तरफ कोशिका भित्ति बन जाए तो कोशिकीय, और हेलोवियल जिसमें दोनों होते हैं। एक प्रकार का गण है, ऑर्डर है जिसकी इसमें पाया गया है, उसी के आधार पर इसका नाम हेलोवियल रख दिया। ठीक है ना। इसका कार्य तो आप जानते ही हैं, विकसित हो रहा है भ्रूण को पोषण उपलब्ध कराना, भ्रूणपोष का खास काम है। ठीक है। भ्रूणपोष ये अपन ने कल की वीडियो में पढ़ा था। भ्रूणकोश का विकास, युग्मनज, दो विभाजन होते हैं, ऊपर की भ्रूणी है, नीचे की आधारी है। आधारी से निलंबक बनता है, ऊपर की कोशिका से 8 कोशिकीय अवस्था। बाहर वाली को बोलते हैं हाइपोबेलस, अंदर वाली को बोलते हैं एपीबेसल। फिर इसमें विभाजन होता है, 2 बीजपत्र बनने स्टार्ट होते हैं और इस प्रकार से लास्ट में इस प्रकार की संरचना बन जाती है। ये बीजपत्र है, ये निलंबक है। ठीक है बच्चों। एक बीजपत्री में भी सेम ऐसा ही होता है। फिर आता है अपना बीज। बीज 2 प्रकार के होते हैं। अगर उनमें भ्रूणपोष मौजूद है तो वो कहलाते हैं भ्रूणपोषी, जो कि एक बीजपत्री होते हैं। और अगर यदि उनमें भ्रूणपोष मौजूद नहीं है, खत्म हो चुका पूरा भ्रूण को निर्माण करते करते, तो वो कहलाता है अभ्रूणपोषी, यानी कि द्विबीजपत्री पौधों के बीज। बीज का महत्व आप जानते ही है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर फसलों को, पौधों को फैलाने के लिए, नए संतति उत्पन्न करने के लिए, कृषि के लिए, भंडारित करने के लिए, अंकुरण क्षमता। जैसे जैसे कि बीज को अगर हम भंडारित करके रख लेते हैं तो उसके अंदर की सभी क्रियाएं धीमी हो जाती है और बीज एक सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है ना। निष्क्रिय अवस्था में, उसको हम बोलते हैं सुप्त अवस्था। जैसे ही उसके अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती है वो पुनः अंकुरित हो जाते हैं, वो कहलाती है इसकी अंकुरित अवस्था। ठीक है ना। कुछ पौधों के बीज सालों तक खराब नहीं होते हैं, जैसे कि ल्यूपिनस आर्कटिकस नामक पौधे के बीज आर्कटिकस नामक प्रदेश से खुदाई के दौरान प्राप्त हुए, जिनकी जीवन क्षमता 10,000 वर्ष पूर्व मानी गई है। इससे पहले थे, उनको बोया तो वो अंकुरित भी हो गए। उसके बाद आता है फल। फल भी आप जानते हैं कि तीन प्रकार के होते हैं। अगर फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है तो वो कहलाता है सत्य फल, ट्रू फल। और अगर अंडाशय के अलावा वो पुष्पासन से बनते हैं तो वो कहलाते हैं असत्य फल, जैसे कि सेब और नाशपाती। अनिषेचित फल, बिना निषेचन के ही अंडाशय का फल में बदल जाना, अनिषेक फलन कहलाता है। और जो फल बनते हैं वो अनिषेक फल कहलाते हैं, ये बीज रहित होते हैं। ठीक है ना बच्चों। ये पीरी अंकल आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद है अपना असंग जनन। इसी प्रक्रिया बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाए। असंग जनन 3 प्रकार का होता है। अनावर्ती, जिसमें गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धस्तरीय विभाजन होता है, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, एक विकसित होकर भ्रूणकोश का निर्माण कर लेता है। नॉर्मल बात है। लेकिन बिना निषेचन के ही भ्रूणकोश की जो अंड कोशिका होती है वो विकसित भी हो जाती है। तो कैसे भ्रूण बनेगा? अगुणित। जबकि भ्रूण कैसा होता है? हमेशा द्विगुणित। आवर्ती में बीजांडकाय विकसित होकर बिना अर्धस्तरीय विभाजन के भ्रूणकोश में बदल जाता है। अब बीजाणु मात्र कोशिका कैसी थी? द्विगुणित। तो जाहिर सी बात है भ्रूण कैसा बनेगा? द्विगुणित। और तीसरा है भ्रूण का परिवर्तन भ्रूण कोश के अलावा बीजांडकाय की किसी अन्य कोशिका से हो जाए तो उसको बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। ये आपके मत देखिए इसको। ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा बहुभ्रूणता।
बीजांड में एक से अधिक भ्रूणों का बनना। जो अनावर्त बीजी पादप होते हैं उनमें तो ये एक सामान्य लक्षण है, लेकिन आवर्त बीजियों में ये एक खास लक्षण है जो कुछ ही पौधों में पाया जाता है, नींबू, संतरा, तंबाकू आदि में। सबसे पहले इसका अध्ययन किया था ल्यूवेनहॉक ने, और इसके बारे में जो इसका वर्गीकरण दिया था वो दिया था बुराने ने। विदलन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 कोशिकाएं बनती है एक ही बीज को बनाने के लिए, एक ही भ्रूण को बनाने के लिए। लेकिन अगर वो सभी कोशिका अलग अलग भ्रूण बना ले तो वो कहलाती है विदलन। भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अलावा किसी अन्य कोशिका से भ्रूण की उत्पत्ति। अगर प्रतिमुखी कोशिकाओं से बनेगा तो वह अगुणित होगी, ध्रुवीय कोशिका से बनेगा तो द्विगुणित होगी। सहायक कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण नहीं होता। भ्रूण कोश के बाहर किसी द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का निर्माण। भ्रूण कोश के बाहर क्या है? दो बीजांडकाएं, जो सभी की सभी द्विगुणित होती हैं, वो सब कोशिकाएं। तो अगर उनसे कोई भ्रूण का निर्माण होगा तो ऐसे भ्रूण के कहलाते हैं अपस्थानिक भ्रूण। और बीजांड में एक से अधिक भ्रूण का विकास। कुछ आवृतबीजी पादपों में बीजांड एक से अधिक भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। वैसे तो एक ही होता है एक बीजांड में, लेकिन कभी कभी 1, 2, 3, 4, 5 और सभी में अंडकोशिका भी है। तो सभी अंडकोशिका विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करेगी, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे भ्रूण का बन जाएंगे। ऐसा देखा गया है कि जुराइनम, मोन्टीना, सोलेनम, मिंजिमिलम, जिला। फिर उसके बाद बहुभ्रूणता का महत्व। पादप के सभी लक्षण मात्र पादप के समान होते हैं, अधिक ओज वाले होते हैं, भ्रूण रोग मुक्त स्वस्थ होते हैं, क्लोन में अपस्थानिक भ्रूण तैयार किए जाते हैं। बीजांडकाय भ्रूण जब अंकुरित होता है तो इसमें मूसला मूल बनती है, जबकि अगर हम टहनी से कोई पादप उगाएंगे तो उसकी जो मूल तंत्र होगा वो इसकी तुलना में कमज़ोर होगा। तो ये भी इसका एक लक्षण है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा। अब हम कल लेसन नंबर 3 या जो भी आपको सही लगेगा इस लेसन से मिलता जुलता वही पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? ओके बच्चों, थैंक यू।